आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है नितिन ठाकुर। 24 फरवरी का दिन ढल गया है और हम आ गए हैं लेकर शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। 30 मिनटों तक मैं आपके साथ रहूंगा और बताऊंगा देश दुनिया में आज क्या क्या हुआ। कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर हम सुनेंगे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस। वो टॉपिक क्या है बताता हूं। राहुल गांधी एक बयान देकर फंस गए हैं, तो उस बयान और बवाल दोनों पर बात करेंगे। बवाल कोरोना वायरस का भी बराबर मचा है। महाराष्ट्र में खूब केस बढ़े हैं, उसकी वजह पकड़ने की कोशिश करेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात आज पेट्रोल डीजल की कीमत पर भी होनी है। केंद्र सरकार में सुगबुगाहट है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाकर रेट जो है कम किया जाए, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। क्या चैलेंज है वो एक्सपर्ट से जानेंगे। और बंगाल में एक स्कीम आई है, स्वास्थ्य साथी। ये आयुष्मान भारत से अलग कैसे है, क्योंकि ममता बनर्जी ने आयुष्मान भारत की जगह ही इसे लाया है, तो इस पर बड़ी चर्चा है। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस सुनते हैं श्रुतिका से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव के अगले चरण की शुरुआत 1 मार्च से होगी। इस चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तरजीह दी जाएगी। साथ ही ये वैक्सीनेशन 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर होगी। पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार की रुखसती के बाद अब वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास राष्ट्रपति शासन लगाने की फाइल भेज दी है। दरअसल पुडुचेरी में कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के उन्नाव के सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर नियमों की अनदेखी के मामले में 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने छात्रों की परीक्षा कराने और नियम के मुताबिक एडमिशन देने का भी आदेश दिया है। दरअसल कॉलेज पर एमबीबीएस के सेकेंड ईयर के 71 छात्रों के दाखिले के दौरान एमसीआई नियमों की अनदेखी का आरोप है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। शाह ने स्टेडियम के नए नाम की घोषणा की, जिसके मुताबिक अब मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। पंजाबी सिंगर सरदूल सिकंदर की आज मौत हो गई। लंबे समय से कोरोना से जंग लड़ रहे सरदूल ने 60 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। म्यूजिक इंडस्ट्री के कई नामचीन शख्सियतों ने सरदूल के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में चीन एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा। इसके पहले 2019 में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार अमेरिका हो गया था और चीन दूसरे स्थान पर रहा था। पिछले साल भारत और चीन के बीच करीब 5,62,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। और भारत इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड 112 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। राहुल गांधी आजकल अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, यानी केरल के वायनाड में हैं। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में एक सभा की और सभा में वो जो बोले, बीजेपी ने उसे लपक कर मुद्दा बना लिया। पहले तो सुनाते हैं कि बोला क्या उन्होंने। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type. 15 सालों से मैं उत्तर भारत में सांसद रहा हूँ, इसलिए मुझे एक अलग प्रकार की राजनीति की आदत हो गई थी। केरल आने पर मुझे एक ताज़ा अनुभव हुआ, क्योंकि मैंने अचानक पाया कि लोगों की मुद्दों में दिलचस्पी है और न केवल ऊपरी तौर पर बल्कि मुद्दों को गहराई से भी समझते हैं। हाल ही में मैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कुछ छात्रों के साथ बात कर रहा था और मैंने कहा कि मुझे केरल जाना बहुत अच्छा लगता है, वायनाड जाना पसंद है, और न केवल आपसे स्नेह के चलते बल्कि आप जिस तरह से राजनीति करते हैं। अगर मैं कहूं तो आप बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ अपनी राजनीति करते हैं। अब राहुल गांधी ने बयान दिया तो सबसे तीखा रिएक्शन स्मृति ईरानी का आया। स्मृति फिलहाल उस अमेठी से सांसद हैं जो यूपी में है और राहुल गांधी ही पहले वहां से एमपी थे। इस बार हार गए थे, तो स्मृति बोली है कि राहुल एहसान फरामोश हैं। उनके अलावा बीजेपी के कई लोगों ने कहा कि राहुल अमेठी के लोगों की समझ पर सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो इस सब पर हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर आनंद पटेल से। आनंद कई सालों से कांग्रेस कवर करते रहे हैं। हमने पूछा कि राहुल असल में अपने बयान से जताना क्या चाह रहे थे।
देखिए, राहुल गांधी ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, ये एक रैली के दौरान दिया केरला के त्रिवेंद्रम में। और राहुल गांधी वहाँ 3 दिन के दौरे पे हैं और तमाम तरह के जो अलग अलग वर्ग के लोग हैं उनसे वो मिल रहे हैं, मछुआरों से मिले हैं, आम जनता से मिल रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और ये जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि 15 साल वो उत्तर भारत का उन्होंने संसदीय क्षेत्र का की अगुवाई की है। अब वो जो है वायनाड से सांसद हैं लोकसभा के। और जो महत्वपूर्ण फर्क दिखा उन्हें वो ये कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो मुद्दों के आधार पर सोचते हैं और सियासत मुद्दों के आधार पे होती है। तो एक तरह से उन्होंने एक डिस्टिंक्शन किया, एक फर्क बताया कि किस तरीके से उत्तर भारत की जो सियासत है वो दक्षिण भारत की सियासत से अलग है। उनका मकसद ये है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मुद्दों के आधार पर ही अपना नेता चुने, अपनी जो सोच है उसको रखें। क्योंकि ऐसा एक माहौल सा बन गया है जहाँ पे जो नैरेटिव है जो सेट किया जाता है बीजेपी की तरफ से वो ज्यादा चलन में हो जाता है और ये कांग्रेस पार्टी इसको मैच नहीं कर पा रही है कहीं ना कहीं। तो कांग्रेस पार्टी में इस तरह की एक कह लीजिए कश्मकश है कि जिस तरह की भी बात हो चुनाव के दौरान या फिर चुनाव से अलहदा, उसमें जो मुद्दे हैं वो सामने हो और उसको लेकर के ही सियासी चर्चा हो, सियासी विचार हो और वही जनता में भी परिलक्षित हो। तो ये एक बात रखने की कोशिश की है राहुल गांधी ने अपनी इस जनसभा में, जिसको लेकर के इतना बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। आनंद जी, बीजेपी के बड़े नेताओं ने जिस तरह हमला किया वैसा तो खैर राहुल या कांग्रेस ने सोचा नहीं होगा, इसके पीछे क्या वजह लगी आपको? जी देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ तमाम जो बीजेपी के नेता हैं या फिर केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो एकजुट हो जाएं। अगर आपने कुछ दिनों पहले ही देखा हो कि राहुल गांधी ने जो कहा कि देश में मछुआरों के लिए भी एक मंत्रालय, अलग से मंत्रालय होना चाहिए, उसको लेकर के भी काफी बवाल मचा और केंद्रीय मंत्री जो फिशरीज मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बयान दिया कि इस तरह की एक पहले से ही मंत्रालय है। उस पर हालांकि कांग्रेस पार्टी का बयान आया कि राहुल गांधी का मत ये था कि मछुआरों को लेकर के एक अलग से उनके कल्याण के लिए एक मंत्रालय बनाया जाए। जहां तक इस बयान की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिस तरीके से तमाम जो नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या केंद्र के मंत्री हों, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। पहले तो बीजेपी ये कहती रहती है कि राहुल गांधी की बातों को देश में गंभीरता से नहीं लिया जाता है और जब राहुल गांधी कोई बात कहते हैं तो उस पर तमाम जो नेता हैं और मंत्री हैं वो उन पे निशाना साधने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ही एक तरह से विरोधाभास है। दूसरा ये कि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी और उसकी सरकार है केंद्र में वो लोगों के निशाने पे है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा हो या फिर चीन ने जो अतिक्रमण किया हुआ है भारतीय जमीन पर उसका मुद्दा हो या फिर जो कोविड मैनेजमेंट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वैक्सीन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद कोरोनिल जो दवा है बाबा रामदेव की, उस पर किस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया, वो मुद्दा हो। तो तमाम जो इस तरह के मुद्दे हैं उसको लेकर के केंद्र सरकार विपक्ष के भी निशाने पे है और जनता के भी निशाने पे है और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी के बयान को बहाना बना करके केंद्रीय मंत्री निशाना साध रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अहम मुद्दों से, ज्वलंत मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। कुछ दिन की राहत के बाद कोरोना के मामले फिर उछले हैं। 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल से कोविड-19 के 2 नए स्ट्रेन भी मिले हैं। वैसे केंद्र सरकार ने कहा है कि ऐसे सबूत मिले नहीं हैं कि ये कहा जा सके कि महाराष्ट्र और केरल में केस बढ़ने के पीछे यही स्ट्रेन जिम्मेदार हैं। इन 2 वेरिएंट्स के नाम आपकी जी के बढ़ाने के लिए बता देता हूं। नाम है N440K और E484K। इसमें ये जो E484K है ऐसा म्यूटेशन है जो शरीर के इम्यून रेस्पॉन्स से बच जाता है, जबकि N440K ये जो है ये तेजी से इंसानी रिसेप्टर्स से जुड़ता है, यानी मान लीजिए कि ज्यादा तेजी से फैलता है। अब जो कोरोना का यूके स्ट्रेन है
उससे अब तक 187 लोग संक्रमित हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका वाले कोरोना वेरिएंट से 6 लोग संक्रमित हैं। ब्राजील के कोरोना वेरिएंट से 1 आदमी जो है संक्रमित हुआ है। तो ये तो हुई अलग अलग स्ट्रेन्स से पैदा हुई कंडीशंस की बात, लेकिन आज एक घोषणा भी हुई है। सरकार ने कहा है कि 1 मार्च से वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा। कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा दूसरा फेज, मैंने आज तक रेडियो के रिपोर्टर मिलन शर्मा से पूछा। तो सरकार ने आज वैक्सीन 60 वर्ष से ऊपर लोगों को मुफ्त दी जाएगी, ये ऐलान किया है। ये इन लोगों के लिए है जो 60 वर्ष से ऊपर है। 1 मार्च से भारत में वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये है कि सरकार ने पहले ये जो एज लिमिट है वो 50 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए रखी थी, लेकिन अब सरकार ने घोषणा करके कहा है कि 60 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं भारत में, उनको वैक्सीन 1 मार्च से लगना शुरू हो जाएगी। अब इसमें 2 पहलू हैं। पहला ये कि गवर्नमेंट के 10,000 जो सेंटर हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं, उसमें ये फ्री वैक्सीन दी जाएगी लोगों को। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की भी भागीदारी पर बहुत बातचीत हो रही थी, इसलिए सरकार ने तय किया है कि जो भी 40 या 45 वर्ष के ऊपर के लोग हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में भी जाकर 1 मार्च से वैक्सीन लगा सकेंगे। लेकिन जो प्राइवेट अस्पताल जाएगा, उनको वैक्सीन की तय की हुई रकम चुकता करनी होगी। इसके लिए सरकार अगले 3 से 4 दिनों में डिसीजन लेने वाली है कि वैक्सीन की जो रकम होगी वो कितनी रखी जाएगी। इस पर संज्ञान लेने के लिए अभी 3 से 4 दिन सरकार को लगेंगे। लेकिन ये बड़ी घोषणा इस वक्त सरकार कर रही है कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1 मार्च से भारत में वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। फिलहाल भारत में 2 वैक्सीन है, एक कोविशील्ड है जो सीरम इंस्टीट्यूट की है और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। हालांकि अभी तक सरकार ने ये क्लियर नहीं किया है कि क्या वो लोग वैक्सीन चूज कर पाएंगे या नहीं। कोविन ऐप में जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 60 वर्ष से ऊपर के लोग, वो जाकर वैक्सीन लगा पाएंगे। अपने सेशन जहां भी अस्पताल में वो बुक कराना चाहे जा सकते हैं और इस तरीके से वो टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं सरकार। अच्छा मिलन, महाराष्ट्र में केसेस ने जो रफ्तार पकड़ी है, क्या उसकी एक बड़ी वजह हम लोकल ट्रेन्स को मान सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसके कई कारण हैं। पहला तो ये कि सरकार ने पाया है कि लोग महाराष्ट्र में जो हेवीली क्राउडेड एरियाज हैं वहां पर मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालांकि अभी पूरी देश में अनलॉक हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर जो कोरोना वायरस के संक्रमण के केसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे अकोला है, अमरावती है, यवतमाल है। यहाँ पर सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाने की पूरी कोशिश की है। महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा है कि अगले 8 दिनों में लोग खुद डिसाइड कर लें कि उनको पूरी तरीके से लॉकडाउन चाहिए या नहीं। बट इसका कारण ट्रेनों में, बसों में बढ़ती हुई भीड़ भी मानी जा सकती है। और दूसरा ये कि एक तरफ से लोग बहुत ज्यादा अब यातायात ट्रैवल करने लग गए हैं। लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, स्कूल भी खुल चुके हैं एक तरीके से। तो इसका एक मूल कारण हम ये देखें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है कि हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये नहीं हो रहा है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि शादियों में जहां पर 500 लोगों तक को अलाउ करना चाहिए, वहां पे 2-2 हजार लोगों की भीड़ जमा हो रही है। ये भी एक कारण बन सकता है कि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। पेट्रोल डीजल की कीमतों का आंकड़ा शतक लगा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हाहाकार है। पीएम मोदी का कहना है कि ऐसा इंपोर्ट में निर्भरता ज्यादा होने के कारण है, मतलब हमारा देश जो है वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। तो उन्होंने पिछली सरकारों को इसका दोषी ठहरा दिया है, क्योंकि ये उनकी सरकार से पहले से चल रहा है। अभी का सच तो खैर ये है कि ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमत गिरी हुई है। सारे देश दुनिया के उसी रेट पर खरीदारी कर रहे हैं, भारत भी कर रहा है, लेकिन पब्लिक को फिर भी तेल सस्ता मिल नहीं रहा। वजह क्या है? टैक्स की वजह से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने हिसाब से वैट लगा रखा है। कल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले थे कि वो पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए जीएसटी काउंसिल से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, ताकि आम लोग जो हैं उन्हें फायदा हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस पर सहमति सी जताई दी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है, और ऐसा करना है अगर, तो फिर क्या चुनौतियां हैं?
ये मैंने पूछा इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी से। भारत में अभी जीएसटी के दायरे में आने की कोई संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है। बात तब उस समय हो रही थी जीएसटी के दायरे में लाने की जब जीएसटी को प्लान किया जा रहा था। अभी जब केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई का मुख्य स्रोत ही पेट्रोल डीजल है तो जीएसटी के दायरे में से कैसे लाएंगे? पहली चीज तो है कि जीएसटी के दायरे में लाने पर पेट्रोल डीजल पर जो इस समय टैक्सेशन है, जो रिकॉर्ड है दुनिया में, उसे कम करना पड़ेगा और जो जीएसटी के दायरे में जो अधिकतम दर है उसको वहां लाना पड़ेगा। उसके लाते ही केंद्र और राज्य सरकारों के खजानों में जो पैसा जा रहा है वो खत्म हो जाएगा। दूसरी जो सबसे पेचीदा चीज है जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर कि जीएसटी में जो आप टैक्स पे करते हैं उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, यानी कि पेट्रोल डीजल कंपनियों की लागत का हिस्सा है। तो क्या सरकार उन्हें जो टैक्स इस पर वो पे कर रहे हैं उसकी वापसी का जो जिसे वो अपने उत्पादन में जोड़कर उपभोक्ताओं तक ले जाते हैं उसकी वापसी का मौका देगी क्या? ये बड़ी पेचीदगियां हैं दोनों कि एक तो टैक्स रेट कम करना पेट्रोल डीजल पर, दूसरा इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था करना। ये दोनों ही चीजें फिलहाल होने वाली नहीं है किसी भी स्थिति में, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल से ही वसूलेंगी। इसलिए अभी फिलहाल ये सिर्फ चर्चा की बात है, चर्चा से बाहर शायद इसे दूर तक ले जाने की संभावना नहीं दिखाई। अंशुमान जी, बाकी देशों में तो थोड़ा जीएसटी और थोड़े बाकी टैक्स लगाए जाते हैं, लेकिन भारत में मामला अलग है, यहाँ वैट लगता है। तो क्या भारत में भी ऐसा कुछ किया जाना मुमकिन लगता है सर, जैसा बाकी जगह पर चल रहा है? वो दूसरी चीज है कि वो टैक्स के सुधार, पेट्रोल डीजल बिल्कुल अलग चीज है और टैक्स के बाकी सुधार बिल्कुल अलग चीज है। जीएसटी के रिफॉर्म्स अलग हैं, जीएसटी में की दरों में बदलाव परिवर्तन, इस पे लगातार कोशिश चलती रहती है। जीएसटी अभी बन ही नहीं पाया, कायदे से लागू होने की स्थिति में नहीं है। बहुत सारे संशोधन, 400 साढ़े 400 से ज्यादा संशोधन जीएसटी को लागू करने के बाद उसमें हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल पे टैक्सेशन एक अलग चुनौती है, एक अलग व्यवस्था है। दुनिया के ज्यादातर देश अपने यहाँ पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स कम रखते हैं ताकि जिंदगी जीने की लागत, महंगाई, परिवहन के खर्च ये सब महंगे ना हो। भारत में क्योंकि सरकारों के बजट इतने बुरी तरह से कुप्रबंध में फंसे रहते हैं, सरकारों के खर्चे इतने ज्यादा हैं कि वो सबसे ज्यादा वही चीज महंगी करती है जिसके कारण बाकी सारी चीजें महंगी और पेट्रोल डीजल में सबसे प्रमुख है। नहीं तो भारत में पेट्रोल डीजल की लागत दुनिया के अन्य देशों के बराबर ही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम भी खरीदते हैं, जापान भी खरीदता है, भूटान भी खरीदता है, नेपाल भी खरीदता है। बाकी दुनिया के देश भी उसी कीमत से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल लाते हैं जिस कीमत पर हम लाते हैं। तो अभी फिलहाल पेट्रोल डीजल के टैक्स ढांचे में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखाई देता जब तक कि अर्थव्यवस्था सामान्य स्थिति में नहीं आ जाती और सरकारें कम से कम बड़े पैमाने पर रेवेन्यू की व्यवस्था नहीं जुटा लेती। तो इसलिए ये यथास्थिति ये रहने वाली है। हाँ, चुनावों के आसपास राज्य सरकारें जहाँ चुनाव होने वाले होंगे वहाँ 1-2 रुपया वैट ऊपर नीचे कर देंगी, पर इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। पिछले एक साल में आप 21 से 22 रुपए पेट्रोल की ऊंची कीमत चुका चुके हैं और उसमें अगर 50 पैसे 1 रुपए की कमी भी हो जाएगी तो जो लागत बढ़नी है वो तो बढ़ चुकी होती है। और एक बार जब इन्फ्लेशन की टेंडेंसी या ट्रेजेक्ट्री बन जाती है तो फिर महंगाई वापस सामान्य कीमतों पर नहीं लौटती। बंगाल में सरकार ने चुनाव से ठीक पहले हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, स्वास्थ्य साथी इसका नाम है, इसे लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये शायद आपको पता होगा कि केंद्र की आयुष्मान भारत योजना जो है वो बंगाल में लागू नहीं की गई है। इसे लेकर बीजेपी ने बहुत बार ममता बनर्जी को घेरा भी है, लेकिन अब जो है ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य साथी योजना को राज्य के सभी अस्पतालों में लागू करने का सख्त आदेश दिया है। तो ये गाइडलाइन क्या कहती है? वो ये कहती है कि स्कीम का फायदा बंगाल के सारे अस्पतालों को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। जो भी अस्पताल या क्लिनिक इस स्कीम को लागू नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये क्या है स्वास्थ्य साथी योजना और आयुष्मान भारत योजना से अलग कैसे है? ये मैंने पूछा हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा से। जी देखिए, मूलभूत अंतर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जो खास बातें हैं स्वास्थ्य साथी योजना की वो है 5 लाख रुपए प्रति परिवार बीमा राशि है सालाना, और आयुष्मान भारत में भी यही राशि है 5 लाख रुपए सालाना प्रति परिवार। तो इसमें मूलभूत अंतर कुछ नहीं है, पेपरलेस कैशलेस दोनों ही सेवाएं हैं, लेकिन इन्हीं पर आरोप प्रत्यारोप हैं। और अगर बेसिक सुविधाएं देखें तो दोनों ही ओर से लगभग एक सी सुविधाएं दी जा रही हैं। और एक जो अंतर है कि स्वास्थ्य साथी जो योजना है उसमें किसी तरह का चार्ज वगैरह नहीं लिया जा रहा है, और जबकि जो आयुष्मान भारत योजना है उसमें भी एक तरह से किसी तरह का चार्ज, बहुत न्यूनतम एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है, लेकिन ऐसा किसी तरह का चार्ज इसमें भी नहीं है। तो बेसिक जो अगर हम सुविधाएं देखें तो कुछ अंतर इसमें नहीं है। हालांकि किस तरह से लागू हो रही है, कहाँ लागू हो रही है, इस पर बयानबाजी है, इस पर आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है, और यहीं पर
पूरी राजनीति टिकी हुई। अच्छा अनुपम, दोनों ही योजनाओं में आप जमीनी तौर पर किसे ज्यादा प्रभावी देखते हैं? जी देखिए, साफ तौर पर जो आयुष्मान भारत योजना है पूरे भारतवर्ष के लिए है। आप भारत के किसी भी कोने में जाकर इस स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकते हैं, बीमा का लाभ ले सकते हैं। और अगर आप कलकत्ता में रहते हैं, आपको मुंबई के किसी अस्पताल में लाभ लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि जो बंगाल की स्वास्थ्य साथी योजना है, इसमें अभी तक तो जो लाभ मिल रहा है वो बंगाल में ही मिल रहा है। और जो 2-3 बातें सामने आई थी जिस पर राजनीति भी हुई, लेकिन वो फैक्ट भी था, वो ये था कि स्वास्थ्य साथी कार्ड को लेकर जब बंगाल के लोग जा रहे थे शुरुआत में, तो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि चाहे वो कुछ सरकारी अस्पतालों में तो जरूर मिल रही थी, लेकिन प्राइवेट अस्पताल जो मरीज लेकर आ रहे थे इस कार्ड को, उसको नकार दिया जा रहा था। तो इसी वजह से ममता बनर्जी ने जो अभी फैसला लिया है कि सबको इस कार्ड की सुविधा देने के लिए बाध्य किया जा रहा है, वो इसी वजह से, क्योंकि शुरुआत में इस कार्ड को लेकर जा रहे थे तो उनको लाभ नहीं मिल रहा था। ऐसे कई मामले सामने भी आए जब अस्पताल ने ठुकरा दिया, कहा कि हम इस कार्ड को नहीं मानते। अनुपम, आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि इसी पर राजनीति टिकी है और देखा भी जा रहा है। चुनाव से ऐन पहले इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश भी हुई। पहले तो बस बंगालियों के लिए स्कीम थी ये, लेकिन अब बंगाल में जो भी रह रहा हो सबको इसका फायदा मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों पर भी इस मामले में प्रेशर आ ही गया है, तो इसका सियासी असर क्या होगा आपके हिसाब से? जी देखिए, बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है वो 2 तरह के आरोप हैं बीजेपी के। एक तो कि आयुष्मान भारत यहाँ पर लागू करने नहीं दिया जा रहा, जबकि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य साथी से बेहतर स्कीम है, ये बीजेपी का कहना है। दूसरा बीजेपी का आरोप है कि स्वास्थ्य साथी जो स्कीम है वो किसी काम की नहीं है, इसमें पैसा नहीं मिल रहा, लोगों को भर्ती नहीं लिया जा रहा। ये 2 मुख्य आरोप बीजेपी की ओर से हैं। जबकि स्वास्थ्य साथी कार्ड जो ममता ने शुरू किया था वो शुरुआत में लगभग 7.5 करोड़ लोगों के लिए था, सबके लिए नहीं था। लेकिन दिसंबर 2020 में सबके लिए ये कर दिया गया लागू। तो ये चुनाव से पहले का फैसला था और इसमें वाकई ममता बनर्जी को लगा कि हाँ, चुनाव है इसलिए सबके लिए इसको लागू करने से उनको फायदा मिल सकता है। तो उम्मीद की जा रही है कि थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि हम जो दुआरे सरकार ममता बनर्जी ने चलाया था वहां पर इन सब स्कीमों के लिए हर इलाके में जो ऑफिशियल्स थे वो जा रहे थे, तो वहां पर काफी भीड़ भी देखी जा रही है। अभी भी चल रही है योजना, तो इसमें काफी भीड़ देखी जा रही है। लोग इस कार्ड को लेने के लिए काफी आतुर दिख रहे हैं। तो हो सकता है इनमें से कई लोग इस कार्ड की वजह से ममता सरकार को वोट दे दें, इसकी भी एक संभावना है। तो बस यहीं थामते हैं आज का दिन भर। वैसे चलते चलते बता दूं कि पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, उसकी जगह अभी कोई सरकार नहीं बना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट ने यहां राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी है। और अब एक सिफारिश मैं भी लगे हाथ कर दूं, हमें अपना फीडबैक जरूर भेजा कीजिए प्लीज। सरल सा मेल आईडी है हमारा radio@aajtak.com। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, जिसमें ठीक लगे लिखकर भेज दीजिए और जैसा लग रहा है वैसा लिख दीजिए, हमें इंतजार रहेगा। आज का पॉडकास्ट प्रोड्यूस कर रहे थे प्रतीक वाघमारे और साउंड मिक्सिंग संभाल रहे हैं सचिन द्विवेदी। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। कल सुबह आपको जगाऊंगा मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आज तक रेडियो। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।